नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हिना कुड्यार, प्लास्टिक सर्जन दी एस्कल्पिया क्लिनिक दिल्ली से। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हेयर फॉल की बढ़ती समस्या की और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की। हेयर फॉल बेसिकली आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया है और बहुत सारे मेल्स एंड फीमेल्स हमारे पास ओपीडी में आते हैं इस प्रॉब्लम को लेके। तो देखा जाए मेल्स और फीमेल्स दोनों में इसका कारण थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मेल्स में ये हेयर फॉल बेसिकली हार्मोनल डिपेंडेंट है और हेरिडिटरी है, और बाकी और अन्य कारण भी हो सकते हैं हेयर फॉल के, जैसे कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन, स्ट्रेस, बढ़ता स्ट्रेस जो कि जॉब प्रोफाइल की वजह से। बट फीमेल्स में ये प्रॉब्लम बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और खान पान की डेफिशिएंसी की वजह से ज़्यादातर देखी जाती है। अब मेल्स में देखा जाए तो जो हेयर फॉल है उसका एक टिपिकल पैटर्न होता है, जिसको हम एक पैटर्न बैल्डनेस कहते हैं। वो हमारी आगे जो हेयर लाइन है वहाँ से शुरू होके धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ता है। फीमेल्स में जो हेयर फॉल है वो बेसिकली क्या करता है, उसमें बालों की थिनिंग हो जाती है और डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। एक पैटर्न हेयर लॉस हमें फीमेल्स में देखने को नहीं मिलता है। अब इस समस्या का हल कैसा किया जाए? हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। जैसे कोई भी पेशेंट हमारे पास हेयर फॉल की समस्या को लेके अगर आता है तो हम सबसे पहले उनका एक डिटेल हिस्ट्री लेते हैं और कुछ डिजीज़ के बारे में पूछते हैं, जैसे थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं, और कोई इश्यूज़ तो नहीं है उनको, सिस्टमिक प्रॉब्लम जो कि बाकी शारीरिक प्रॉब्लम तो नहीं है। इन डिजीज़ की वजह से भी हेयर फॉल कुछ हद तक हो सकता है। तो हम सबसे पहले जो ट्रीटमेंट का अपना शुरुआत करते हैं वो होता है ओरल मेडिकेशन से। ओरल मेडिकेशंस बेसिकली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं जो कि हम एक साइक्लिकल थेरेपी में सबको देते हैं। इन साइक्लिकल थेरेपी से कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हमारी ठीक हो जाती हैं और जो हेयर हैं हमारे कुछ इम्प्रूव हो जाते हैं। जैसे मतलब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, थोड़ा सा बेटर हो जाएंगे, बट उससे न्यू ग्रोथ नहीं आती है। ओरल ट्रीटमेंट के साथ साथ हम कुछ टॉपिकल जो कि ऐसी दवाइयाँ जो कि हम लोकली लगाने के लिए देते हैं पेशेंट्स को, उनसे भी थोड़ी सी डेंसिटी इम्प्रूव होती है, थोड़ी क्वालिटी इम्प्रूव होती है हेयर की, लेकिन न्यू ग्रोथ जैसे मैंने कहा वो पॉसिबल नहीं है। इन ट्रीटमेंट के साथ हमारे पास कुछ और थेरेपीज़ हैं, जैसे कि पीआरपी थेरेपी है और ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी। अब पीआरपी थेरेपी क्या होती है? पीआरपी थेरेपी बेसिकली है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करके हम प्लेटलेट्स को सेपरेट करते हैं। ये जो प्लेटलेट्स हैं ये हम फिर उनके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं और महीने दर महीने हमें एटलीस्ट 3 मंथ्स तक इसको करना है। अब इस पीआरपी थेरेपी से भी यही फ़ायदा होता है कि आपका हेयर फॉल थोड़ा कम हो जाएगा, बालों की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है और कुछ हद तक आप मान के चलें कि 10 से 20% हेयर ग्रोथ होती है, बट बहुत ज़्यादा कोई न्यू हेयर ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती है। अब इस पीआरपी थेरेपी का एक एडवांस्ड वर्जन हमारे पास आया है, जिसको कि हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी। अब ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी और पीआरपी में डिफरेंस क्या है? बेसिकली जो पीआरपी थेरेपी है उसमें हम सिर्फ प्लेटलेट्स इंजेक्ट कर रहे थे, जो कि अंदर बॉडी में जाके हमें ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करते थे और वो फिर एक्ट करते थे हमारी हेयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन जो ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी है, इसमें हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स हैं जिसमें हम प्लेटलेट से ग्रोथ फैक्टर पहले ही प्रोड्यूस करते हैं और ये ग्रोथ फैक्टर्स हम स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। तो इसका फ़ायदा और इसका भी यही बेनिफिट्स हैं कि ये आपकी हेयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, हेयर फॉल कम करेगा और कुछ हद तक न्यू हेयर ग्रोथ भी होती है। ये मेडिकल ट्रीटमेंट और इन सब थेरेपीज़ के साथ साथ अगर हमें लगता है कि पेशेंट की स्कैल्प से रूट्स बिल्कुल गायब हो चुकी हैं, जैसे कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट और थेरेपीज़ उन पेशेंट्स में कामयाब होगा जहाँ उनकी थोड़ी बहुत मतलब हमें स्कैल्प में थोड़े बहुत बाल दिख रहे हैं, जैसे जिनकी थोड़ी डेंसिटी कम है, हेयर फॉल ज़्यादा है, वहाँ पे ये थेरेपीज़ कामयाब रहेंगी। लेकिन उन पेशेंट्स पे जहाँ की बिल्कुल हेयर फॉलिकल्स बिल्कुल गायब हो चुके हैं, वहाँ इनका कोई रोल नहीं है।
तो उन पेशेंट्स में हमारे पास फिर एक ही ऑप्शन रहता है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। अब हेयर ट्रांसप्लांट किस पैटर्न, मेल पैटर्न बैल्डनेस में किया जाता है। जैसे मेल पैटर्न बैल्डनेस जो कि गंजेपन को भी हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में क्लासिफाई करते हैं, उसको हमने 1 से 7 कैटेगरीज़ में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो जो 1 या 2 कैटेगरी 1 है उसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता और बहुत बाल नहीं गए होते। तो जो कैटेगरी 1 है वो उन पेशेंट्स को इन सब ट्रीटमेंट से बेनिफिट होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दी है। कैटेगरी 2 से लेके 7 तक पेशेंट्स को हेयर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो डिपेंड करती है कि उनका कितना एरिया इन्वॉल्व है, कितना एरिया, ये कैटेगरीज डिफ़ाइन करती हैं कि कितना एरिया बैल्डनेस का इन्वॉल्व है। अब बहुत सारे इस वीडियो में मैं बहुत सारे उन सवालों के जवाब भी आपके सामने रखूँगी जो कि पेशेंट्स बहुत कॉमनली हमसे ओपीडी में पूछते हैं। तो सबसे पहला सवाल उनका रहता है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बाल कहाँ से लेंगे। जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो बाल हैं वो पेशेंट के स्कैल्प या फिर दूसरे बॉडी पार्ट से ही लेना पड़ेगा। जो मोस्ट कॉमन हमारे पास डोनर एरिया है वो रहता है सर का पिछला हिस्सा, जिसको कि हम परमानेंट डोनर एरिया कहते हैं, और मोस्ट कॉमन डोनर एरिया वही रहता है। वहीं से हम बाल लेके उनके रेसिपिएंट एरिया पे लगाते हैं। जो रेसिपिएंट एरिया हुआ वो एरिया जहाँ पे हमें बाल लगाने हैं। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये डोनर एरिया बहुत बढ़िया नहीं होता है और उनका जो हेयर फॉल वहाँ तक, डोनर एरिया तक भी पहुँच गया होता है, और डोनर एरिया थोड़ा सा कम हो गया होता है, और हेयर फॉल की वजह से उस एरिया की डेंसिटी भी कम हो गई होती है। तो उन एरिया में हम बाकी शारीरिक हिस्सों से भी बाल ले सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमनली होता है बियर्ड एरिया है, अंडर आर्म्स हैं, चेस्ट हैं। लेकिन इन सब एरियाज़ के बालों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि हमारे स्कैल्प के बालों की रहती है। तो हम प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले आपके स्कैल्प के बाल ही लिए जाएं। तो दूसरा सवाल जो पेशेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि हमें कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे। तो अब ग्राफ्ट्स की बात करें तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि ग्राफ्ट्स और फॉलिकल्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसे हेयर फॉलिकल एक सिंगल बाल होता है, और जो ग्राफ्ट या फॉलिकुलर यूनिट्स जिनको हम बोलते हैं उसमें 1 से लेके 4 या 5 बाल हो सकते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट जो हम क्वांटिफाई करते हैं कि हमने कितने बाल लगाए हैं, वो हम बेसिकली ग्राफ्ट या फॉलिकुलर यूनिट से ही उसको बताते हैं कि हमने इतने आपका एरिया कवर करना है और इतने ग्राफ्ट्स लगेंगे। तो जितने जो हम कहते हैं कि आपको 2000 से 4000 इतने ग्राफ्ट्स लगेंगे, वो भी डिपेंड करता है कि कितना एरिया हमें कवर करना है। और ये हम पूरा एरिया अगर एक सेशन में कर सकते हैं कि नहीं, ये सब हमें पेशेंट को अच्छे से देख के और पूरी एक डिटेल्ड उसको चेकअप करके ही हम बता सकते हैं कि कितना एरिया कवर होगा, कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे और कितने सेशंस रिक्वायर्ड हैं हेयर ट्रांसप्लांट के। अब तीसरा सवाल ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट की कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट करने के 2 तरीके हैं। एक है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, जिसको कि हम कॉमन लैंग्वेज में स्ट्रिप मेथड बोलते हैं, और दूसरा है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जो कि एक्सट्रैक्शन मेथड है। अब स्ट्रिप मेथड में क्या होता है कि हम, जैसे कि मैंने कहा, डोनर एरिया हमारा पिछला हिस्सा ही रहता है सर का, तो वहाँ से एक स्ट्रिप हमें काटनी पड़ती है। स्ट्रिप काट के फिर हम एक सिंगल यूनिट या की ग्राफ्ट्स, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ग्राफ्ट या फॉलिकुलर यूनिट्स हम अलग अलग करते हैं और फिर उनको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। अब इसके पैरेलल जो कि दूसरा मेथड है वो है FUE या कि एक्सट्रैक्शन मेथड। एक्सट्रैक्शन मेथड में क्या होता है कि हम एक सिंगल बाल एक मशीन से लेते हैं और वो हम ट्रांसप्लांट करते हैं जिस एरिया में रिक्वायर्ड है। अब FUE के भी और एडवांस्ड टेक्निक्स हैं, जिसमें कि डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत कॉमन टेक्निक है, जिसमें हम डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट में बाल निकालते ही हम उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। बाकी टेक्निक्स में ये रहता था कि हम पहले हर बाल को सेपरेट करके रखते थे
और फिर लगाते थे। तो डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट में सीधा हम बाल निकाल के उसको रिक्वायर्ड जगह पे हम लगा देते हैं। और इसका एक बहुत ही एडवांस्ड एक और वर्जन है जिसको कि रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं, जिसमें एक रोबो की हेल्प से हम हेयर ग्राफ्ट्स हार्वेस्ट करते हैं और उनको ट्रांसप्लांट करते हैं। अब इन सब टेक्निक्स के साथ रिज़ल्ट्स जो हैं वो इस पे भी डिपेंड करते हैं कि करने वाले की एक्सपर्टीज़ कितनी है और क्या क्या इंडिकेशंस हैं हर टेक्निक की। इन सब चीज़ों को कंबाइन करके ही हम रिज़ल्ट्स जो हैं वो डिपेंड करेंगे। इसके बाद जो बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन वो है कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट्स क्या परमानेंट हैं? तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी बिल्कुल, हेयर ट्रांसप्लांट एक परमानेंट सोल्यूशन है जो कि मेल पैटर्न बैलेंस के लिए। कुछ सालों के बाद हो सकता है जिस एरिया पे हमने ट्रांसप्लांट किया है उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई है या थोड़ा सा उनको थिनिंग लग रही है, लेकिन वो इस वजह से होता है कि जो उनके अपने बाल हैं, जो उस एरिया के बाल हैं, क्योंकि वो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस और हार्मोनल प्रोसेस तो चलता रहेगा, तो वो बाल उस वजह से हो सकता है निकल जाएं। बट जो ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं वो परमानेंट रहेंगे और उनका रिज़ल्ट हमेशा लाइफ लॉन्ग रहता है। कुछ प्रिकॉशंस इस प्रोसीजर के बाद हम उनको बताते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्हें अपने वो कैप्स नहीं पहन सकते हैं, हेलमेट अवॉइड करना है, टी शर्ट्स अवॉइड करनी है। ये सब प्रिकॉशंस उनको एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना तक लेना है। इसके बाद प्रोसीजर के बाद हम उनको एक पूरा एक हेयर रेस्टोरेशन रिजीम जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सारी खाने की दवाइयाँ हैं, लगाने की दवाइयाँ हैं, ये सब ट्रीटमेंट एक्चुअली उनको कम से कम 3 से 6 महीने तक लेना है। और जो कुछ प्रिकॉशंस मैंने बताए हैं वो 1 से 1.5 महीने तक उनको लेने हैं। उसके बाद वो नॉर्मल अपना रूटीन कैरी आउट कर सकते हैं। अब रिज़ल्ट्स कब विजिबल होंगे? अब सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि 10 दिन के बाद जितने भी बाल हम लगाते हैं जो कि ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं, जो नेटिव हेयर हैं, वो सब निकल जाते हैं। तो इसको हम शॉक हेयर लॉस बोलते हैं। तो 10 दिन के बाद नॉर्मली ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है जो हर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद देखने को मिलता है। इसके बाद जो थोड़ी थोड़ी हेयर ग्रोथ हमारी होती है एंड वो हेयर ग्रोथ वो पेशेंट्स को 1 से 1.5 महीने में देखने को मिलेगी। और इसका रिज़ल्ट जो हेयर ग्रोथ है वो चलता रहता है अप्रॉक्सीमेटली अप टू 9 to 12 मंथ्स तक। तो मान के चलें 1 साल तक वो जितने भी हमने ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं वो नॉर्मल अपनी ग्रो करते रहेंगे और फुल ग्रोथ हमें 9 से 12 महीने तक देखने को मिलती है। तो मेरी सलाह आपसे यही रहेगी कि एक एक्सपर्ट के पास जाके ही आप अपनी हेयर फॉल की सारी समस्याओं का समाधान लें, और अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो वो भी एक एक्सपर्ट से ही करवाएं।